जय श्री नारायण। हरिहर ज्योतिष विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित 30 दिवसीय ज्योतिष कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक 13 दिनों की कक्षाएं हो चुकी हैं और 13 दिनों की कक्षाओं में हम लोगों ने पंचांगशील पढ़ा है, ग्रहशील पढ़ा है, राशिशील पढ़ा है, भावशील चल रहा है। भावशील की भी 2 दिन कक्षाएं हो चुकी हैं। आज 14वें दिन की कक्षा भावशील की कक्षा है और किस किस भाव से क्या विचार किया जाता है, किस लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह अच्छे होते हैं, कौन से ग्रह खराब होते हैं, इन सभी बातों का चिंतन, इसके अलावा जन्म लग्न का फल, इन सब बातों पर आज हम लोग विचार करने वाले हैं। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कक्षा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न बाकी था ना? भाव कारक ग्रह जो थे, हाँ, तो उसमें वो जो कारक ग्रह प्रथम भाव का सूर्य बताया था, अगर वो वहीं पे हो या फिर हाँ, कारक ग्रहों से विचार कैसे करना है, इसके पहले हम लोगों ने भाव कारक ग्रह पढ़ा था। कब पढ़ा था? 12वें दिन की कक्षा में। भाव कारक ग्रह सभी कुंडलियों में समान ही होते हैं। हम लोग एक कुंडली बना लेते हैं इस प्रकार से। तो इसमें 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक तो पहले भाव का स्वामी सभी कुंडली में अलग अलग होगा, दूसरे भाव का स्वामी सभी कुंडलियों में अलग अलग होगा। सभी कुंडलियों में लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश ये सब अलग अलग होंगे। लेकिन भावों का कारक ग्रह, लग्न स्थान का कारक ग्रह सभी कुंडलियों में एक ही होगा। संसार की कोई भी कुंडली हो, जैसे लग्न स्थान का कारक ग्रह सूर्य है, संसार की सभी कुंडलियों में सूर्य ही होगा, है ना? इसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि फलादेश करने से पहले भाव प्लस भावेश प्लस कारक, इन तीनों के आधार पर कोई भी बात बोलते हैं। चौथे भाव से फल कहना है, चौथे भाव का फल कहना है, तो वो भाव आ गया, इस भाव का स्वामी आ गया, इस भाव का कारक आ गया। सप्तम भाव का फल कहना है, विवाह से संबंधित कुछ प्रश्न है तो सप्तम भाव हो जाएगा, इस भाव का स्वामी हो जाएगा और इस भाव का कारक शुक्र है तो शुक्र हो जाएगा। चौथे भाव का कारक चंद्रमा और बुध है तो वो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, सभी भावों के कारक फिक्स हैं। भाव अलग अलग होता है, कारक फिक्स होता है, भाव भी फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के आधार पर ही फल कहते हैं और इन तीनों को आप 33% दे करके 99% की सटीकता तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे भावेश का कहना है वैसे ही कारक का भी कहना है, जैसे भावेश का कहना है वैसे ही कारक का भी कहना है। यदि कारक ग्रह मित्र के घर में हो, उच्च की राशि में हो, अपने घर में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, कारक बलवान हो गया। पाप करते योग में न फंसा हो, पापक ग्रहों से परेशान ना हो, कारक अच्छा हो गया। अस्त ना हो, वक्री ना हो, अच्छा हो गया। ठीक है, इस प्रकार की बातें तो होती ही हैं। कारक के लिए एक विशेष नियम है। ये सब बातें जो अभी तक बताया वो तो सभी ग्रहों के लिए, भावेश के लिए भी सेम टू सेम नियम है, कारक के लिए भी सेम टू सेम नियम है। एक विशेष नियम है जो भावेश के लिए अलग है। उस नियम को कहते हैं सत्याचार्य का नियम है, कारको भावनाशाय। कारको भावनाशाय। कारक ग्रह जो है वो भाव के नाश के लिए होता है, यही ना अर्थ होगा? यही ना अर्थ होगा? फिर क्यों कारक ग्रह बताए जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं बहुत दिन तक तो इसको असत्य ही मानता था। फिर बाद में इसकी व्याख्या अपने गुरुजनों के मुख से सुना तो मामला स्पष्ट हुआ। कारक ग्रह भाव का नाश करता है तब जब अकेला हो अपने भाव में। कोई अन्य ग्रह यदि उस भाव में होता है तो वृद्धि ही करता है। कहीं और अलग बैठा है, देख रहा है, तब वृद्धि ही करता है। एक ही स्थिति में केवल नाश करता है जब उस भाव में अकेला बैठा हो। जैसे लग्न स्थान का कारक होता है सूर्य। लग्न में कोई ग्रह न हो, केवल सूर्य हो, तब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, खराब रहेगा, क्योंकि वहां लग्न स्थान का कारक ग्रह सूर्य अकेला बैठा है। सर अभी मैंने जो एग्जांपल देखा उसमें सप्तम भाव में शुक्र अकेला बैठा है, अकेला है। बहुत गड़बड़ करता है। वो भाव चलित में देख लीजिए, वही है कि कहीं और वही है। हाँ, सप्तम भाव में शुक्र होगा
अकेला होगा, मुश्किल ही है कि वजह से व्यक्ति की शादी हो पाए। जी। इधर क्या डस्टर, इधर, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें गड़बड़ होती हैं और बहुत सूक्ष्म अंतर होता है इन सभी भेदों में। बोलिए। मैं चतुर्थी कक्षा में नहीं आया था, हाँ। मालूम नहीं उसमें अभी आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे प्रश्न में रहता है जैसे कोई भाव है वो खाली ही रहता है, उसमें कोई ग्रह ही नहीं होता है। हाँ। एक ग्रह, एक उस ही भाव का कोई ना कोई मालिक होगा ना। तीन 3 चीजें हैं, भाव ना खाली है, उस भाव का कोई मालिक होगा, उस भाव का कोई कारक होगा। तो कैसे मालूम होगा कि वहाँ पे ये वाला ग्रह का हुआ है ऐसा? उस भाव में कौन सा नंबर लिखा है वही मालिक होगा। जैसे मान लीजिए ये मिथुन लगन की कुंडली है, दसम भाव का विचार करना है, दसम भाव खाली है, दसम भाव में 12 तो लिखा है ना, खाली कैसे है? खाली तो तब होता जब कुछ लिखा ही नहीं होता। 12 लिखा है ना, 12 मतलब मीन राशि, मतलब उसका गुरु स्वामी है। गुरु अच्छा है तो दसम भाव अच्छा है, गुरु खराब है तो दसम भाव खराब है। अच्छा, ठीक है। भावेश के आधार पर देखेंगे दसम भाव के जो कारक ग्रह हैं कौन कौन है? सूर्य, गुरु, रवि और शनि। हाँ, सरकारी नौकरी देखते हैं सूर्य को भी ले लेते हैं, और मुख्य रूप से 4 ही कारक हैं भाव प्रकाश में बताया है, बुध, गुरु, रवि और शनि। रवि है ना? जी जी, रवि है तो सूर्य ही बोला। हाँ, तो बुध, गुरु, रवि और शनि, ये 4 इसके कारक ग्रह होते हैं। वो चारों बलवान हैं, गुरु 10वें बलवान है, तो भाव अच्छा हो गया। कोई रहे ना रहे उससे क्या मतलब है, जो उस घर में बैठा है उस घर का सिर्फ किराएदार है। हमारे घर में कोई किराएदार नहीं है, उससे क्या हो गया? मालिक है कि नहीं? पड़ोसी पड़ोसी है, मालिक है। इस प्रकार से विचार हो जाता है। तो ये जो भी प्रश्न है इस पर ध्यान रखिएगा, कारको भाव नाशाय पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत बार लोग पूछेंगे, बहुत बार। सप्तम भाव शुक्र वाले भी ऐसे ही हैं। कोई एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसके सप्तम में शुक्र है, तो ला करके कोई पूछा था, मैं लखनऊ में पढ़ता था, उसमें विद्यार्थी ही था, इसका शादी क्यों नहीं हो रहा है? इसका तो कारक ग्रह शुक्र सप्तम में बैठा है। तो मैं उसको यही कहा था कि इसीलिए तो नहीं हो रहा है कि सप्तम में ही कारक ग्रह शुक्र बैठा हुआ है। कोई भी किसी भी घर का कारक ग्रह वहाँ अकेला बैठ जाए तो उस घर के फलों को नष्ट कर देता है, उस भाव के फलों को नष्ट कर देता है, भाव का फल मिलता नहीं। ये सूत्र है इसका सत्याचार्य, कारको भाव नाशाय। इसके ऊपर दृष्टि हो तो फल अच्छा ही है। केवल स्थिति में जब बैठा हो केवल तभी, और बैठा हो ये भाव चलित कुंडली से देखना है, लग्न कुंडली से नहीं। जब भाव में बैठा हो तभी, राशि में बैठा हो तब भी नहीं, देख रहा हो तब भी नहीं। देख रहा हो तो अच्छा ही करेगा, उस भाव की राशि में बैठा है तो भी अच्छा ही करेगा। जब उस भाव में बैठेगा, अकेला बैठेगा, तब गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो ये भाव कारक वाली बात है। और कल जो घटना हुई, आज जो घटना हुई, उसके बारे में भी थोड़ा जो दर्शक हैं उन लोगों को बता देता हूँ। तो कल राघव ने प्रश्न पूछा कि लग्न में मंगल है, मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में मंगल है, स्वगृही, प्रथम देशकारण में है, तो इस पर कैसे विचार करेंगे, क्या होगा, कहाँ चिन्ह होगा, कैसे क्या होगा, ऐसा प्रश्न था। तो तुरंत हम लोगों ने उसकी डिग्री देखी, तो मंगल खिसक करके दूसरे भाव में चला गया था। अब मंगल है अपनी राशि में, अपनी राशि में फल कम बुरा होगा, उसमें कुछ शुभता आ गई, वो आक्रामकता नहीं रही, पर है तो पाप ग्रह। अपनी राशि में बैठ के शुभ ग्रह तो नहीं हो गया, हो गया शुभ ग्रह। अपनी राशि में बैठ गया तो शुभ ग्रह नहीं बन गया ना, उसका पाप फल कहीं नहीं जाएगा। अब उसको अपना पूर्व फल भी नहीं देना है, और बैठा है दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या होता है भाव पुरुष के अनुसार? मुख होता है। भाव पुरुष में कहा मारक आ गया, भाव पुरुष में दूसरा भाव मुख होता है। तो मैंने क्या बोला उस समय, तुरंत मसूड़े में सिद्ध होना आएगा। वही मंगल यदि नीच राशि में होता, शत्रु की राशि में होता, तो मैं बोलता चेहरे में कहीं पर चोट का निशान होगा। ठीक है, तुरंत उन्होंने एग्री किया कि हाँ खून तो आता है। कैसे पता है? चिंतन से पता है। कहीं हम कुछ देखने हम लोग नहीं जाते हैं, इधर ही देखते हैं जो देखना है, इधर ही बात करते हैं। अब उसमें क्या समस्या है? अब देशकारण से घटाइए। क्लास लेने से पहले ही बताया था, जब भाव पुरुष से, राशि पुरुष से बात न बने तब देशकारण वाला जाना चाहिए। ठीक है, शरीर में ट्यूमर है तो सीधे ऑपरेशन ही नहीं करते हैं, पहले प्रयास करते हैं कि अन्य चीज़ों से निकल जाए, अन्य उपायों से काम चल जाए। न चले तब, न चलता हो तब उधर जाना है। वो तो सूक्ष्म है, सीधे सूक्ष्मता क्यों नहीं जाते हैं।
पहले उस जो काम स्थूलता से हो जाता है उसको स्थूलता से ही करते हैं। साम दाम दंड भेद चार नीति है कि नहीं, वैसे ही क्रम भी है। और इसीलिए सबसे पहले भाव बताया है, सबसे पहले भाव पुरुष बताया, सबसे पहले राशि पुरुष बताया। उसको छोड़ करके सीधे देश कांड में आ जाएंगे तो कैसे मिलेगा? देश कांड के अनुसार तो दूसरे घर में क्या है, दूसरे घर में मुख नहीं होगा ना, नेत्र होगा। प्रथम देश कांड में जन्म है, दूसरे घर में नेत्र होगा जी। इधर जब बात नहीं बन रही होगी तब उधर जाते हैं, सीधा छलांग लगाकर उधर नहीं जाते हैं। फल चिंतन का एक क्रम है, उस क्रम से यदि चिंतन नहीं करेंगे तो भी आपके फलादेश में गड़बड़ी आ जाएगी, तो भी आपके फलादेश में त्रुटियां आ जाएगी। ये एक उदाहरण मैं कल का दिया। आज का एक उदाहरण, ये बच्ची जो कुंडली लेकर के आई थी, लग्न के नवांश में सिंह राशि में, लग्न में सिंह राशि का नवांश था, उसका कद लंबा होता है ना, तो लंबा कद नहीं है, कैसे क्या करें? तो जहां पर यह लिखा है लग्न नवांश तुल्य तनुष्या, जातक में लिखा है 5वें अध्याय में, लग्न के नवांश के अनुसार शरीर होता है। वहीं आगे क्या लिखा है? वीर्य युत ग्रह तुल्य तनुर्वा, अथवा जो सबसे बलशाली ग्रह होता है उसके अनुसार शरीर होता है। तो पता कैसे चलेगा कि दोनों नियम में से किसको अप्लाई करना है? तो पहले लग्न के नवांशेष को देख लेंगे, क्योंकि लग्न के नवांश को तो तभी बल है जब नवांशेष बलवान है। गरीब का घर है तो कोई भी ले सकता है, कोई प्रसिद्ध ताकतवर बाहुबली दबंग व्यक्ति का घर है तो कौन उसको टच करेगा? वो रहे न रहे, 10 साल 20 साल ना आए, कोई छूने नहीं जाएगा। तो लग्न कब बलवान है? जब उसका स्वामी बलवान है। तो हम लोगों ने सूर्य को देखा, सूर्य शत्रु की राशि में था, लग्न नवांश से सिंह, उसका स्वामी सूर्य नवांश कुंडली में शत्रु राशि में था और राहु के साथ था। सरबल में देखा तो भी उसको बल कम मिला हुआ था, लग्न कुंडली में देखा तो द्वादश भाव में था, सूर्य को तो कहीं से बल नहीं है। तो हुआ कि ये नियम घटित नहीं हो रहा है, तब दूसरा नियम अप्लाई होगा। कौन सा? कि पूरी कुंडली में जो सबसे बलशाली ग्रह होगा उसके अनुसार शरीर होगा। तो हम लोगों ने सरबल में देखा सबसे ज्यादा बलशाली मंगल था, तो मंगल का जो शरीर आकृति है बृहद जातक, वही पुस्तक निकाल करके मैं दिखा दिया सामने। कृष्ण शरीर होता है, दुबला पतला शरीर होता है, बहुत भारी भरकम मोटा नहीं होता है, स्थूल नहीं होता है, मध्यम कद होता है, क्रूर दृष्टि होती है, ये सब जो भी बातें उसमें थी। उदार स्वभाव होता है मंगल का, शरीर आकृति और लक्षण सब बता दिए उन्होंने, तुरंत एग्री किया कि ये सब चीजें ठीक है। तो बातें एकदम सटीक बैठती हैं, पर आपको तो निशाना लगाना आना चाहिए। चीजें तो 5 चीजें टंगी हुई हैं, कहीं भी थोड़ी निशाना लगाना है। जब जिसमें कहा जाए तब उसमें निशाना लगाना है। तो उठा के चलो छोड़ देते हैं, तीर कहीं तो लगेगा ही, उसको निशाना थोड़ी कहते हैं। निशाना किसको कहते हैं? कि जब जहां कहा जाए वहीं निशाना लगे, तब ना निशाना होगा। उसके लिए सही क्रम है, उसके लिए एक सही सिस्टम है। तो सही सिस्टम में नहीं आएंगे, अब कल वाले उदाहरण में देशकांड के चक्कर में पड़े रहेंगे। अब बोल देंगे नेत्र में दोष होगा, तो नेत्र में दोष तो आपका वचन तुरंत मिथ्या हो जाएगा। उसको पहले बार में आना ही नहीं है। तो क्लास लेने से पहले ही बताया था, पूछा था आपने, क्लास लेने से पहले ही बताया था कि पहले भाव पुरुष राशि पुरुष का प्रयोग करना है, देशकांड वाला अंत में करना है, वो भी जरूरत पड़े तब बताया था। तो इसी प्रकार से फल चिंतन का एक सिस्टम है, फल चिंतन का एक क्रम है। जैसे आज सब्जी बनाने का उदाहरण दिया, वो कोई कहे कि अरे ठीक है ये सब चीजें डालना ही है ना, छोड़ो पहले सब्जी उब्जी सब कढ़ाई में डाल दो, चला दो, लास्ट में परोसते समय ऊपर से तेल डाल दो, सारा मामला कचरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक सब्जी तक बनाने के लिए जब छोटा सिस्टम है, एक निश्चित क्रम है, तो इतनी गूढ़ विद्या के लिए, फल चिंतन के लिए कोई क्रम नहीं होगा, उसका भी क्रम है। उसको नहीं जानेंगे तो ना तो आप स्वयं विश्वास कर पाएंगे ना दूसरे को करा पाएंगे, ये समस्या वहां पर उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब बातें दर्शकों को भी इसलिए बता दिया ताकि उनके संज्ञान में भी ये सब बातें आए, कैसे कैसे किन किन जगहों पर चूक होती है, और कैसे शास्त्रों का नियम दिखाकर ही लोग कहते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, गलत लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, गलत लिखा है। कोई दिखा दे बीमार आदमी है, लग्न में सूर्य है तो कैसे बीमार है, दिखा भी देगा पुस्तक में कि स्वास्थ्य का कारक प्रथम भाव का कारक सूर्य है, पुराणों में भी आरोग्य का कारक सूर्य है, लग्न शरीर है, लग्न में कारक ग्रह बैठा है तो स्वस्थ रहना चाहिए, बात लॉजिकल लगेगी। पर हर जगह लॉजिक से काम थोड़ी बनता है, हर जगह लॉजिक से काम थोड़ी बनता है। लॉजिक तो हर जगह नहीं लगा सकते, सारा काम लॉजिक से होता तो इतने रिसर्च करने के लिए क्या जरूरत थी, लॉजिक से ही काम चलाते। फिर इतने शोध, इतने अनुसंधान, इतनी सारी वेधशालाएं, इतनी सारी लेबोरेटरी, उसकी क्या जरूरत थी। तो हर जगह लॉजिक सहायता नहीं करता है, उसकी भी एक सीमा है। अब आगे हम लोग आते हैं किस भाव से क्या विचार करना चाहिए।
ये आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जी। इसको याद रखिएगा, सत्याचारी का नियम है, किस भाव से क्या विचार करना चाहिए। इसको यदि दिमाग में नहीं बैठाएंगे, ये बात पता नहीं होगा, तो आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। किसी ने पूछा कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपको पता ही नहीं है कि अर्थ का विचार किधर से करते हैं। किसी ने पूछा कि हमको पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं, हमको अपने पिताजी के जमीन में बंटवारा मिलेगा कि नहीं, आपको पता ही नहीं है कि प्रश्न का उत्तर किस घर से देना है। तो आपको भाव का इधर इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, आपको भाव का ही पता नहीं है। तो जब भाव का पता नहीं है तो भावेश का पता नहीं चलेगा, और जब भावेश का पता नहीं चलेगा कारक का भी पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो भाव पता होना चाहिए, ये प्रश्न किस भाव का है। जब भाव पता चलेगा तभी भावेश और कारक पता चलेंगे। जब भाव ही पता नहीं है तो फलादेश कैसे करेंगे, क्योंकि फल कहने के लिए आपको 3 चीज चाहिए, भाव, भावेश और कारक। प्रश्न पूछा गया, पता ही नहीं है कि ये प्रश्न किस भाव का है, तो जब भाव ही खत्म तो न तो भावेश का पता होगा न कारक का पता होगा। इसीलिए सबसे पहले प्रश्न का भाव ढूंढा जाता है कि जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न किस भाव से संबंधित है। अब इसी में एक चीज और बतला देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी भी ज्योतिष में अन्य शास्त्रों को इधर और उस शास्त्र को इधर, मतलब शाखाओं को गड़बड़ नहीं करते हैं, शाखा को इधर कहीं भी गड़बड़ नहीं करते हैं। जैसे समाज में भगवत गीता में भी पहले अध्याय में अर्जुन ने चिंता व्यक्त किया कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, सब लोग समाप्त हो जाएंगे, तो कुल के लोग नष्ट हो जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि सब वर्ण संकरता फैलेगी, जैसे इधर वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्ण संकरता की चिंता पूर्वाचार्यों ने बताई, उसको अच्छा नहीं बताया, उसको खराब बताया। वैसे शास्त्रों में भी ऐसा है, प्रश्न शास्त्र के नियम को आप यहाँ नहीं डाल सकते, इधर के नियम को आप वहाँ नहीं डाल सकते। और समस्या क्या होती है, एक पढ़ लेते हैं फिर सोचते हैं कि सब आ गया है। ताजिक शास्त्र में मैत्री अलग है, ताजिक शास्त्र में दृष्टि अलग है, ताजिक शास्त्र में फल चिंतन की का सिस्टम प्रक्रिया सब अलग है। पढ़ेंगे इधर, उसके बाद बनाना खुद से तो है नहीं, बनेगा तो सॉफ्टवेयर से, तुरंत वर्ष कुंडली देख करके जैसे इधर करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर क्या कहेंगे, वर्ष कुंडली से फल सही नहीं घटता, वो बेकार है, उसको देखना ही नहीं चाहिए। ऐसे मैं कई लोगों के मुख से सुना। ये नहीं कहेंगे कि मुझे देखना नहीं आता है, वो कहेंगे कि वो घटता ही नहीं है, हम उसे घटाते हैं। किस ग्रंथ से घटाते हैं? तो ज्योतिष का ये किताब है, इसे घटाते हैं, ये वर्ष फल का किताब ही नहीं। आपको वर्ष कुंडली देखनी है तो वर्ष फल के जो नियम है, ताजिक शास्त्र के जो नियम है वो ना उसमें घटेंगे, तो दूसरा कुछ भी घट जाएगा। जातक शास्त्र के नियमों को अलग रखते हैं, ताजिक के नियमों को अलग रखते हैं, प्रश्न के नियमों को अलग रखते हैं, मुहूर्त के नियमों को अलग रखते हैं, और सब लोग सबको खिचड़ी कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, उसके बाद वैसा नहीं हो रहा है। मुहूर्त शास्त्र का नियम है कि केंद्र में बृहस्पति होता है तो कई सारे दोषों को नष्ट कर देता है। यह बात विवाह लग्न कुंडली के लिए, जन्म कुंडली की नहीं है। अब लोग क्या करेंगे, अरे 10वें भाव में बृहस्पति है, इतना अच्छा है, अपनी राशि का भी है, ये आदमी संघर्ष कर रहा है, इसका पति से झगड़ा होता रहता है, ऐसा कैसे 1000 दोषों को नष्ट करता है? क्या नष्ट किया? तो 1000 दोषों को नष्ट करता है, कहाँ लिखा है? 1000 क्या, वो तो लाखों में संख्या बताया है, कहाँ लिखा है ऐसा? मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है। किस प्रकरण में लिखा है? विवाह प्रकरण में लिखा है। किसके लिए लिखा है? विवाह लग्न कुंडली के लिए लिखा है। आप कहाँ उसका प्रयोग कर रहे हैं? कुछ सिस्टम है कि नहीं? कहीं भी किसी को भी कुछ भी कर देना है। एक सामान्य रूप से देखिए, इस पोर्ट को है ना, 2 पोर्ट इसमें, ये पोर्ट वही लगेगा ना जहाँ यूएसबी होगा, ये वही लगेगा जहाँ सी टाइप होगा। इसको लगाते रहिए, यूएसबी में होगा ये कि लग नहीं रहा है, ये सब बेकार है, फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होता है शास्त्रों में। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा घाल मेल झाल मेल नहीं है। प्रश्न शास्त्र के नियम को लाके यहाँ लगा दीजिए, यहाँ के नियम को लेकर वहाँ लगा दीजिए, ये सब नहीं चलता है। तो जहाँ भी गलतियाँ हैं उसमें आप में गलती है, शास्त्र में गलती नहीं है, आपकी बुद्धि में गलती है। आपने एक चीज़ पढ़ा और आप सभी चीज़ों के अपने आप को पंडित मान लीजिए, उसमें गलती। और केवल एक चीज़ पढ़ा नहीं, उसमें प्रॉपर अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास होगी तो गलती नहीं हो सकती। कोई भ्रमित भी करेगा, कल मेरे को भ्रमित कर दिया, मेरी बुद्धि थोड़ी देर के लिए भ्रमित हुई, उत्तर तो मेरा सही ही निकाला, उत्तर तो जो मैं बोला वो सही ही निकला है, वो 2-4-10 सेकंड के लिए भ्रम हुआ, वो रास्ते में ही क्लियर हो गया है, हमको लोग भ्रमित कर रहा है तुरंत। प्रैक्टिस भी चाहिए उतने के बाद। तो अब हम लोग आते हैं भाव पर, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले उसका भाव ढूंढा जाता है कि वो किस भाव से संबंधित है। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी कि किसी भी शास्त्र के नियम को
इधर उधर नहीं करना है, मिसमैच नहीं करना है, शास्त्रों की शाखाओं में वर्ण संकरता नहीं फैलानी है। पहली बात यह है जो महत्वपूर्ण बात में बताया, सावधानी अपेक्षित है। तो सबसे पहला तो लग्न भाव है, इससे क्या क्या देखते हैं? लग्न से स्वरूप का विचार होता है, वर्ण का विचार होता है, शरीर में चिन्ह का विचार होता है, व्यक्ति की जाति का विचार होता है, अवस्था का प्रमाण, व्यक्ति का अवस्था कितनी हो गई है उसका विचार होता है, सुख दुख का विचार होता है, साहस का विचार होता है, और सभी पदार्थों का विचार, मतलब जीवन के लगभग सभी बातों का विचार हम लोग लग्न भाव से कर सकते हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय भाव से स्वर्ण का विचार, धातु का विचार, रत्न का विचार, ध्वनि का विचार, जो हमारे आवाज निकलता है वो दूसरे भाव से निकलता है। दूसरा भाव गड़बड़ होगा तो आवाज निकलने में गड़बड़ी होगी, दूसरा भाव अच्छा होगा तो अच्छा स्वर निकलेगा। गायक इत्यादि का कोई प्रश्न आएगा तो हमको दूसरा भाव देखना पड़ेगा तुरंत, ठीक है। बुद्धि का विचार, भोजन का विचार, कुटुंब का विचार, पत्नी का विचार, पत्नी मतलब दूसरी पत्नी, पहली पत्नी के अलावा, धर्म पत्नी के अलावा, पहली पत्नी तो यही सप्तम भाव है। दूसरा विवाह दूसरे भाव से देखते हैं, वो है भी दूसरा, ठीक है। फिर क्रय विक्रय का विचार, खरीद बिक्री, विरासत का विचार, खरीद बिक्री मतलब चीजों को लिया फिर स्टॉक किया फिर बेच दिया। विरासत का विचार, पिताजी के पक्ष से खानदानी क्या मिलेगा, है ना। मारकत्व दोष, दूसरा घर मारक है। कोष का संग्रह मतलब संचित धन, बैंक बैलेंस, और ये सब दूसरे भाव से विचार करते हैं। फिर तीसरे भाव पर आइए, ये तीसरा भाव है। 1 2 3, कितना भी नंबर लिखा हो, जो नंबर लिखा है वो राशि है, वो भाव नहीं है। भाव तो यही है 1 2 3, ये तीसरा भाव। फिर इससे सहोदर भाई का विचार, भाई बहन दोनों ही आते हैं इसमें। नौकर का विचार, पराक्रम का विचार तीसरे भाव से होता है। तीसरा भाव अच्छा है तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, उसके आसपास नौकर चाकर होंगे, नौकर चाकरों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं होगा, फिर भी तीसरा भाव होगा तो आसपास में ऐसे लोग जुड़े होंगे जो सेवा करते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से, कभी ये काम कर देगा, कभी वो कर देगा, कभी वो कर देगा। बिना सैलरी के भी नौकर होते हैं आजकल क्या हमेशा से होते हैं। उसके इष्ट मित्र इतने होंगे कि उसको कोई चिंता ही नहीं होगी। फिर चौथे भाव की बात करते हैं, है ना, चौथा भाव। अच्छा, इसमें एक और बात बताने वाली है, जो 11वां भाव है इससे भी विचार करते हैं भाई बहनों का। 11वें भाव से बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं और इससे छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, ठीक है। एक कुंडली मिलान के लिए मेरे पास आई थी, हमारा कोई मित्र ही है, वही भेजा था, मिलान के लिए आई थी। तीसरा भाव बहुत बेकार था और 11वां भाव बहुत अच्छा था। तीसरा भाव एकदम बेकार था, 11वां भाव बहुत अच्छा था। तो मैं बोला कि यह घर में बड़ी है, इससे बड़ा कोई ऊपर है ही नहीं, ये खुद ही बड़ी है। इस प्रकार से देख करके समझ में आ गया। तो ऐसे चीज़ें समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से देखना आना चाहिए, ठीक है। चश्मा को ठीक से कोई पहने नहीं है, इतने दूर से देखता रहे तो क्या समझ में आएगा। उसके लिए सही दूरी है ना कि इतने में रखना है, पढ़ना ही है। कोई आँख में ऐसा लगा के पढ़े, क्या दिखाई पड़ेगा। उसके लिए कहते हैं कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी हो, तब समझ में आएगा। किसी भी चीज़ का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से आएंगे तो तब समझ में आएगा। सिस्टम से इधर उधर दौड़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है मतलब आप कहीं सिस्टम से इधर हैं, सिस्टम में नहीं है। इस बात को पहले समझना पड़ेगा। फिर आइए चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव से माता का विचार होता है, चौथे भाव से वाहन का विचार होता है, चौथे भाव से मित्रों का विचार होता है, चौथे भाव से मकान का, घर मकान का विचार होता है, विद्या का विचार होता है। विद्या मतलब गुण विद्या, गांव का विचार होता है, चौपाए जीव जंतुओं का विचार होता है। हमारे पास कितने गांव के लोग आकर पूछते हैं गाय बैल कितना रहेगा मेरे पास, ठीक है। तो चौपाए जीवों का विचार होता है, क्षेत्र का विचार होता है, जमीन का विचार होता है, राजनीतिक भविष्य का विचार होता है और जल के स्रोत का विचार भी होता है चौथे भाव से। फिर आइए पंचम भाव। पंचम भाव जो है बुद्धि का प्रबंध, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ करेगा, बुद्धि का प्रबंध, ये है बुद्धि। बुद्धि कैसी होगी वो ये है, बुद्धि का यूज कैसा करेगा वो ये है, प्रतिभा कैसी है। पंचम भाव मुख्य रूप से प्रतिभा है, ये भाव बुद्धि है, ये भाव विद्या है, गुण विद्या। चौथा भाव यदि अच्छा नहीं होगा तो गुण विद्याएं नहीं मिलेगी, ऊपरी ऊपरी काम जब सीखेगा। इसके बाद किधर चल रहे थे हम लोग, हाँ शिक्षा। आजकल की जो शिक्षा है कहाँ तक शिक्षा होगी, उसमें भी ये इंटर तक तो पंचम भाव साथ देता है, इंटर के बाद दसम भाव में जाना पड़ता है। दसम भाव उच्च शिक्षा है, ठीक है। इसके बाद कहाँ चले गए, संतान। पंचम भाव संतान है, भक्ति है, मंत्राराधना है,
नीति है, न्याय है, गर्भ की स्थिति है, लॉटरी है, प्रेम विवाह है, ये सब पंचम भाव से विचार किए जाते हैं। इन तीनों का यदि कॉम्बिनेशन बन जाए, लग्न का, सप्तम का और पंचम का, तो व्यक्ति का प्रेम विवाह होता है। और इन दोनों में संबंध बन के टूट जाए तो प्रेम विवाह टूट जाता है। और यदि संबंध ही ना बने तो प्रेम विवाह नहीं होता है, अरेंज मैरिज ही होता है। सर इसमें लग्न पंचम लग्न, पंचम और सप्तम, ये हुआ व्यक्ति, ये हुआ प्रेम, ये हुआ विवाह। इन तीनों में रिलेशन होना चाहिए परस्पर। कहाँ चल रहे थे हम लोग? फिर षष्ठ भाव। षष्ठ भाव से शत्रु का विचार करते हैं। वर्ण का विचार, कौन आज वर्ण का अर्थ पूछ रहा था? उधर ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फोड़ा फुंसी तिल मस्सा, है ना। क्रूर कर्म का विचार होता है, रोगों का विचार होता है, अविचार कर्म का विचार होता है। लोग अगर पूछते हैं कि हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, ज्योतिष से देख के बताइए हमारी कुंडली में लिखा है कि पता ही नहीं होगा कि छठे भाव से विचार करते हैं तो कैसे बताएंगे। फिर नौकरी का विचार, शंका का विचार, मामा का विचार और शुभाशुभ फलों का विचार। जीवन में शुभाशुभ कैसा होगा, कितना होगा, उसका विचार। शत्रु प्रबल है तो अशुभ ज्यादा होगा, शत्रु कमजोर है तो शुभ ज्यादा होगा। ठीक है, ये सब हो गया। सप्तम भाव पर आइए। सप्तम भाव से युद्ध का विचार करते हैं, स्त्री या पुरुष यानी जीवन साथी का विचार करते हैं, पति पत्नी का विचार करते हैं, काम सुख का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं, नपुंसकता का विचार करते हैं। अब नपुंसकता का विचार कर रहे हैं तो पौरुष का विचार भी यहीं से करेंगे। मारकत्व दोष का विचार करते हैं, सप्तम भाव मारक स्थान है। साझेदारी का विचार करते हैं, पार्टनरशिप। और परदेश से आने का विचार करते हैं, तो व्यक्ति परदेश चला गया है, कब आएगा, ऐसा प्रश्न आने पर सप्तम भाव से विचार करते हैं। फिर अष्टम भाव की बात करें। सर सप्तम भाव में भी विवाह है और पंचम भाव में भी विवाह है। पंचम भाव में कहाँ विवाह है? प्रेम विवाह। हाँ, सप्तम भाव अरेंज मैरिज है, पंचम भाव प्रेम विवाह है, वो तो पहले बता दिया जी। तभी सफल होता है जब इन तीनों में संबंध हो। नहीं होगा तो केवल प्रेम प्रसंग होगा, विवाह नहीं होगा। ठीक है, फिर कहाँ चल रहे थे? अष्टम भाव। नदी के पार उतरना, ये अष्टम भाव है। रास्ता, ये अष्टम भाव है। विषम स्थान, उबड़ खाबड़, विपरीत परिस्थितियां, शस्त्र का प्रहार, आयु, दुर्घटना, गंभीर रोग, मृत्यु, साधना, पत्नी का स्वास्थ्य, संन्यास और सभी प्रकार के संकट, ये सभी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। नवम भाव, धर्म क्रिया में मन की प्रवृत्ति। नवम भाव का नाम धर्म है, नाम से ही बहुत सारी चीजें मैच कर जाती हैं। तो धर्म क्रियाओं के प्रति व्यक्ति के मन की प्रवृत्ति कैसी है वो नवम भाव से देखते हैं। स्वभाव में निर्मलता, सौम्यता कैसा कितना है वो देखते हैं। तीर्थ यात्रा, नीति, नम्रता, भाग्य, पिता, प्रवज्या, आस्था, ये सभी नवम भाव से देखे जाते हैं। फिर दशम भाव, पिता के सुख दुख का विचार। देखिए, नवम और दशम दोनों से ही पिता का विचार किया जाता है। नवम भाव से पिता का विचार तब किया जाता है जब ज्वाइंट फैमिली है और पिताजी के ऊपर कोई व्यक्ति है, जैसे घर में दादाजी हों उनका शासन चलता हो, दादी हो उनका शासन चलता हो, मतलब घर में जिस व्यक्ति का शासन चलता है वो दशम भाव है। जिस व्यक्ति का शासन चलता है वो दशम भाव है। कोई अपने बॉस के बारे में पूछे कि हमारे अपने बॉस से नहीं बनती, वो दशम भाव है, उसका बॉस दशम भाव है, वो व्यक्ति लग्न है। ठीक है, उसका जो बॉस है वो दशम भाव है। तो घर में यदि पिताजी ही गार्जियन है, उनका ही शासन चलता है, तो दशम भाव से पिता का विचार करेंगे। यदि पिताजी गार्जियन नहीं है, गार्जियन कोई और है, तो नवम भाव से पिता का विचार करेंगे। ठीक है, तो दशम भाव बेसिकली गार्जियन होता है, सुपीरियर चीजें जो होती हैं वो होता है दशम भाव। फिर महत् पद की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति, वो दशम भाव है। उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन, वो दशम भाव है। आजीविका, वो दशम भाव है। कीर्ति, वो दशम भाव है। प्रतिष्ठा, वो दशम भाव है। राज सम्मान, बड़े बड़े पुरस्कार जो मिलते हैं, वो दशम भाव है। राजमान्यता, एफिलिएशन लेते हैं ना कुछ कुछ काम के लिए गवर्नमेंट से, वो दशम भाव है। राज संबंधी प्रयोजन,
वो दशम भाव है। और दशम भाव का नाम पुण्य भी है, उस व्यक्ति का पुण्य बल कैसा है वह भी दशम भाव से ही देखते हैं। इसके बाद 11वें भाव की बात करते हैं। सभी प्रकार के लाभ का विचार 11वें भाव से होता है। वस्त्र का विचार, आभूषण का विचार, पालकी का विचार, आय का विचार, सोर्स ऑफ इनकम, धनागम का विचार, बड़े भाई का विचार, इन सभी बातों को 11वें भाव से विचार किया जाता है। 3 प्रकार का इनकम होता है। एक है डेली इनकम, वो है 7वां भाव। एक है मंथली इनकम मान लीजिए या वीकली मान लीजिए, सोर्स ऑफ मंथली, वो है 11वां भाव। और एक है बैंक बैलेंस, वो है 2रा भाव। एक बात को विचार करने के लिए भी कितना घूमना फिरना पड़ता है, ठीक है। फिर कहाँ चल रहे थे, 12वें घर। सभी वस्तुओं के व्यय का विचार 12वें घर से करते हैं। धन हानि का विचार 12वें घर से करते हैं। चिंता का विचार 12वें घर से करते हैं। सैया सुख का विचार 12वें घर से करते हैं। विदेश यात्रा का विचार 12वें घर से करते हैं। दंड और बंधन का विचार 12वें घर से करते हैं, ठीक है। 12वें घर में पापग्रह रहने पर व्यक्ति चिंतित रहता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है। सैया सुख 12वां घर है, चिंता 12वां घर है, उसमें पापग्रह होगा, कहाँ से पूरी होगी, संभव है। ये तो हो गया। उससे महत्वपूर्ण बात हो गया भाव, ठीक है। अब जब भाव समझ में आएगा तो भावेश और कारक ये भी समझ में आ जाएगा। अब व्यक्ति पूछेगा कि ये काम कब होगा, क्या पूछेगा, कब होगा। तो उसके लिए देखा जाता है दशा, उसके लिए देखा जाता है दशा किसकी चल रही है। जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी दशा में कैसा फल मिलेगा, इस बात को जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह अच्छा होता है और कौन सा ग्रह खराब होता है, तब इसका निर्णय हो पाएगा। और इसका प्रयोग केवल यही करते हैं ऐसा नहीं है, रत्न धारण वगैरह भी जब बताते हैं, रत्न धारण के समय भी इसका प्रयोग करते हैं, उपाय बताते समय भी इसका प्रयोग करते हैं, भाव फल कहने समय भी इसका प्रयोग करते हैं, कई जगहों पर प्रयोग होता है। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं 12 लग्नों के लिए शुभ और अशुभ। तो पहले मेष लग्न का पढ़ेंगे, तो ये बना लेते हैं। मैंने तो यहाँ सारणी में सब बना दिया है, यहाँ सारणी में मैंने सब बना दिया है, ठीक है। इधर और बृहद पाराशर पुरा शास्त्र में, लघु पाराशरी में इनके बहुत अच्छे अच्छे सूत्र दिए हुए हैं। ये सभी किसी न किसी कारण से ही लिखे हुए हैं। मेष लग्न के लिए सूर्य कैसा होगा, सूर्य 5म भाव में है, तो इसका शुभ फल है। त्रिकोण का स्वामी अच्छा फल देता है यदि उसका राशि केवल केंद्र और त्रिकोण में हो। केंद्र का स्वामी अच्छा फल देता है यदि उसकी राशि केवल केंद्र और त्रिकोण में हो। जैसे बृहस्पति 2 राशि है इसका, 9 और 12, एक त्रिकोण में चला गया, दूसरा इधर चला गया, हो गया गड़बड़। बृहस्पति के शुभ फल में कमी आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं, तो ये सब नियम लिखते जाएंगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। सूर्य की एक ही राशि है, त्रिकोण में दूसरा राशि इधर होने का मतलब ही नहीं है, तो सूर्य तो शुभ हो गए। इसके बाद चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा केंद्र भाव में इसकी राशि है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि केंद्र में है, तो इसका भी शुभ फल हो गया, एक ही राशि है इसकी। फिर देख लीजिए मंगल को, मंगल तो लग्नेश है और अष्टमेश दोनों है। लग्नेश को विशेष पावर होता है, अष्टमेश होने के बावजूद अष्टमेश का फल तो देगा ही, अष्टमेश का फल नहीं देगा ऐसा नहीं है, पर लग्नेश का फल ज्यादा देगा, अष्टमेश का कम देगा। इस प्रकार से इसकी शुभता लग्नेश होने के कारण अधिक हो जाती है, ठीक है। इसकी शुभता सबसे कम तब होगी जब वो बैठा हो अष्टम भाव में, तो मंगल की शुभता बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद बुध की बात करते हैं, तो बुध क्या है, तृतीयेश और षष्ठेश है। सबसे खराब यही तीनों फल देते हैं अपनी दशा में, 3, 6 और 11, सबसे खराब फल यही तीनों देते हैं अपनी दशा में, त्रिषणाय वाले। तो तीसरा और छठा दोनों का स्वामित्व तो हो गया, बुध तो परम अशुभ हो गया इस लग्न में, ठीक है। इसके बाद गुरु, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, ये चारों केंद्र है और ये दोनों त्रिकोण है।
सूर्य ही इधर कहीं बैठ जाए तो सूर्य योग कारक हो जाएगा। बृहस्पति त्रिकोणीय इधर कहीं बैठ जाए तो योग कारक हो जाएगा। तो गुरु में योग कारक का विशेष गुण है, क्योंकि नवम भाव जो है त्रिकोण कहा जाता है, त्रिकोणों में भी श्रेष्ठ त्रिकोण कहा जाता है नवम भाव को। तो बृहस्पति में योग कारक का गुण है। योग कारक का फल कब देगा? जब केंद्र में कहीं पर बैठा होगा। यहाँ तक कि यहाँ भी बैठ जाए अपने नीच राशि में तो भी वो अच्छा फल देगा। क्यों? योग कारक हो गया इसलिए बृहस्पति के पास योग कारक लिखा होगा। और योग कारक देख के ही अच्छा फल नहीं बोलना है, योग कारक बना कि नहीं ये देख लेना। योग कारक मतलब योग कारक बनने का सामर्थ्य है, बस इतना ही है। सामर्थ्य होना और वास्तव में वो होना अलग बात है। तो बुद्धिमान छात्र को देखकर कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए क्या दिक्कत है, बहुत आराम से आइडिया बन जाओगे। उसकी बुद्धि प्रतिभा को देख के कोई कह दिया तो बन नहीं गया, जब एग्जाम करके दिखा दे तब भी मानेंगे, ठीक है। नहीं तो कोई तो एडमिशन ले लेता है, इलाहाबाद में तैयारी करता है, उसके मित्र लोग और IAS साहब करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं उसको, ये सब नहीं, ठीक है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है देखिए द्वितीय और सप्तम दोनों मारक होता है। एक राशि उसकी दूसरे घर में, दूसरी इसके सप्तम भाव में, प्रबल मारक हो गया। शुक्र प्रबल मारक हो गया, बुध प्रबल अशुभ हो गया, है ना। तो इसके बाद शनि की बात कर लीजिए। शनि 10 और 11 में है, तो त्रिषणाय न होने के कारण एक राशि त्रिषणाय में चली गई, इसका अशुभ फल हो जाएगा, ठीक है। शुभ फल में कमी आ जाएगी। और क्या था? शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो न दशंति शुभ परिणाम सौम्या है केंद्राधिपा। यदि शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो शुभ फल नहीं देता, पाप ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो पाप फल नहीं देता। पाप फल नहीं देता है तो अच्छा फल देता है, ऐसा नहीं है, बस इतना ही है कि पाप फल नहीं देता है, खराब फल नहीं देता है, ठीक है। अब ये 10वें भाव का स्वामी है, खराब फल नहीं देगा, और 11वें भाव का स्वामी है, खराब फल देगा, तो सम प्लस अशुभ हो जाएगा। गुरु जी ये कोष्टक जो है उसके तरह से मेष आदि जो लिखे हैं 12 वो मतलब प्रथम लेना है, मतलब प्रथम राशि में मेष है सामान्य रूप से। प्रथम राशि में प्रथम भाव में। हाँ। ये कुंडली बना तो दिया, हाँ। इस प्रकार की कुंडली है, पहले एक लिखा है तब वो सब नियम लगेंगे। यदि यहाँ पे जहाँ 1 था वहाँ 11 है तो क्या बोलना? अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आऊँगा। अच्छा, ऐसा सबके लिए अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग है, उसके हिसाब से सारणी बनाई है ना। अभी 3-4 नियम ही है मुख्य रूप से, वो सब याद है तो सब घट जाएगा। अभी दूसरा भाव शुरू वृष लग्न शुरू हो गया। ये वृष लग्न की कुंडली है ना। अब देखिए वृष लग्न के लिए सूर्य जो है उसकी राशि केंद्र में है, दूसरी राशि कहीं खराब में जाने का मतलब ही नहीं है। सूर्य शुभ हो गया, ठीक है, लेकिन इसके शुभ फल में कमी रहेगी, क्योंकि सूर्य क्या है? पापक ग्रह है। केंद्र का स्वामी पापक ग्रह हो जाता है तो शुभ फल नहीं देता है, ठीक है। वो पराशर जी ने शुभ बोला है इसलिए लिखा होगा मैंने। फिर चंद्रमा की राशि ये तीसरे घर में चली गई, अशुभ फल। इसके बाद मंगल को देखिए, मंगल की राशि की तरफ 12वें में और 7वें में, ये तो प्रबल मारक हो गया। 12वां घर भी वैकल्पिक रूप से मारक भाव होता है, ठीक है। लघु पाराशर में आया है, कोई नहीं मारता है तो द्वादशेष मारता है, मतलब उसको भी पावर है मारने का, ठीक है। कोई नहीं मारेगा ना, कोई दूसरा कोई छोड़ देगा तो द्वादशेष नहीं छोड़ेगा। द्वादशेष सिर्फ इंतजार करता है कोई मार रहा है कि नहीं, वो पहले हमला नहीं करता है, दूसरों को मौका देता है। दूसरे लोग नहीं करते हैं तो द्वादशेष मारता है, वैकल्पिक मारक है वो। कौन? द्वादशेष। एक सप्तम में एक इधर परम मारक हो गया। लिखा है कि नहीं इधर पापी अशुभ? हाँ लिखा है, इधर मारक लिखा है, ठीक है। बुध को देखिए, बुध एक इसका तो मार्केश हो गया, द्वितीय भाव में है, और दूसरा पंचम भाव में है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रकार का फल देगा, पंचमे सोने से शुभ फल और द्वितीय सोने से मारक फल, ठीक है। द्वितीय और द्वादशेष दूसरी राशि के अनुसार फल देते हैं, है ना। तो इसकी दूसरी राशि पंचम भाव में है, शुभ फल होगा, लेकिन मारक फल जाएगा नहीं, वो भी मिलेगा, दोनों लिखा होगा। फिर शुक्र की बात करिए तो शुक्र जो है यहाँ लग्नेश होने से शुभ है। शुक्र के बाद शनि की बात करिए तो शनि तो खैर अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, शनि इसमें बहुत अच्छा है, शनि तो प्रबल योग कारक है इसमें। मिथुन राशि मिथुन लग्न की बात करते हैं, आ रही बात समझ में? केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी कोई ग्रह हो जाए तो प्रबल योग कारक हो जाता है। कोई भी ग्रह यदि केंद्र का भी स्वामी हो, त्रिकोण का भी स्वामी हो, बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर अगर वो अच्छे भाव में बैठा हो तो फिर कहना ही क्या, अपनी दशा में राजा बनाएगा, मानेगा नहीं। आ रही बात समझ में? विशेष योग कारक करते हैं उसको, जब एक राशि केंद्र में हो और एक राशि त्रिकोण में हो।
अब आइए हम लोग बात करते हैं मिथुन कुंडली। क्या बच्चा बोलो? गुरु जी कौन सा भाव कौन से ग्रह कैसे मालूम होगा? क्या नहीं समझा? ऐसे पहला दो भाव है हाँ, वो सूर्य का, दूसरा दो भाव चंद्र का, ऐसा ऐसा समझते हैं, ऐसा है क्या? नंबर दिख रहा है ना, एक मतलब मेष, मेष का स्वामी मंगल होता है, दो मतलब वृष, उसका स्वामी शुक्र होता है, मेष से वृश्चिक और होगा शुक्र और वृश्चिक तुला आदि पर, ये सब तो पढ़ा चुका हूँ, क्रम से आएंगे लेकिन बीच में कहाँ समझ में आएगा? नहीं आते हैं तो कम से कम जो वीडियो अपलोड किया है उसको देखिए, बीच बीच में समझ में नहीं आएगा, ऐसे में समस्या होगी। राशियों से ही समझ में आ जाता है, ये राशियां लिखे हुए हैं जो 2 3 4 नंबर लिखा है, राशियां हैं, एक मतलब मेष राशि, 2 मतलब वृष राशि, 3 मतलब मिथुन राशि, 4 मतलब कर्क राशि, ये लग्न स्थान है सभी कुंडलियों में। अब ये जो कुंडली बनी किस लग्न की बनी है? मिथुन लग्न की बनी है। अब मिथुन लग्न के अनुसार विचार करेंगे, मिथुन के सामने देखिए लिखा है ना, क्या लिखा है? सूर्य कहाँ है? सूर्य तृतीय भाव में, त्रिषणाय में, पापी अशुभ फल, बुध, सूर्य के बाद चंद्रमा द्वितीय भाव, मारक, क्या लिखा है इसमें? मिथुन में चंद्रमा को शुभ लिखा है, वो दूसरा और दोनों ही फल होंगे, मारक और शुभ दोनों ही फल होंगे, शुभ फल भी थोड़ा बहुत रहेगा, उन्होंने कहा होगा इसलिए मैंने लिखा है ना, पराशर के को वो फॉलो करके लिखा है। इसके बाद किसकी बात है? मंगल की, मंगल की बात है कहाँ? ये रहा मंगल 11वें और छठे, ये तो परम अशुभ हो गया, सबसे खराब 3 6 11 में से 2 भाव इसको मिल गए। मंगल के बाद आइए बुध की बात, बुध किधर है? चौथे घर में, और लग्नेश है और चतुर्थ है, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, शुभ है। गुरु की बात करिए तो गुरु सप्तमेश और दशमेश दोनों है, तो यह शुभ फल देगा और मारक फल भी देगा, ठीक है। शुभ फल नहीं देगा केंद्राधिपति होने से, केंद्राधिपति दोष कहते हैं इसको, जब केंद्र का स्वामी हो जाता है कोई ग्रह तो उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। केंद्राधिपत्य दोष जो है वो गुरु और शुक्र को ज्यादा लगता है, केंद्राधिपत्य दोष बलवान गुरु शुक्र, बलवान हो जाए तो और ज्यादा लगता है, वो कहते हैं बलवान ग्रह अच्छा फल देता है, सोच समझ के ही कहना चाहिए, ठीक है। किस मामले में अच्छा देता है, वहां पर अगला प्रश्न ये उत्पन्न होगा। तो बलवान गुरु और बलवान शुक्र जो होते हैं उनको केंद्राधिपत्य बहुत दोष लगता है, ठीक है। आगे बढ़िए, किधर गुरु हो गया ना, शुक्र को देखिए, शुक्र किधर है? ये पंचमेश और द्वादशेश, द्वादश और द्वितीय दूसरे भाव के राशि जैसा फल देते हैं, तो शुक्र द्वादश शुक्र है, 2 लिखा है इधर, वृश्चिक तुला का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र की दूसरी राशि पंचम भाव में, पंचम भाव त्रिकोण भाव है, अच्छा भाव है, इसलिए उसका फल भी अच्छा हो, लेकिन मौका मिलेगा तो बिना मारे छोड़ेगा नहीं, वैकल्पिक मारक है ना, वो भी ध्यान रखना है कि उसमें कुछ अशुभता भी आएगी, अशुभता कम आएगी, शुभता ज्यादा आएगी, इतना ही है। इसके बाद शनि की बात कर लेते हैं, शनि किधर है? अष्टमेश और नवमेश, अष्टमेश और नवमेश है शनि, तो ये सामान्य है, ठीक है। अष्टमेश होने से फल तो मिलेगा ही मिलेगा, नवमेश होने से कुछ सुविधा इसमें आ जाएगी, तो सामान्य है। अष्टमेश होने के कारण अब भाव देख लेंगे, अच्छे भाव में बैठा होगा तो शुभता बढ़ जाएगी, खराब भाव में बैठा होगा तो अशुभता बढ़ जाएगी, ये देख लेंगे। अब आते हैं किस पर? कर्क लग्न पर। टोटल 12 लग्न की कुंडली आ सकती है ना हमारे पास जी, इसलिए उसकी पूरी तैयारी करके हम बैठे रहे पहले से, जैसे सामने कुंडली को हम पहले बता रहे हैं इस व्यक्ति के लिए कौन से ग्रह अच्छा फल देने वाले हैं, कौन से खराब देने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं कर्क लग्न पर, ये सब कर लेंगे, छोड़ दूं? समझा दीजिए, उसके बाद में कैसे बता दीजिए। हाँ, लग्नों का फल बता दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से होगा सभी का। कर्क लग्न का देखिए, कर्क लग्न में सूर्य किधर है? द्वितीयेश है ना, तो इनको वो दोष कम लगता है, रंध्र शत्रु दोष, मारक दोष इन लोगों को कम लगता है, रंध्र शत्रु दोष सूर्य चंद्रमा, अष्टमेश होने का दोष कम लगता है, ठीक है। तो द्वितीय भाव बैठा है, दूसरी राशि इसकी कोई है नहीं, तो इसके फल में कुछ शुभता ही रहेगी। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा लग्नेश है, अच्छा ही रहेगा। बुध को देखिए, एक 12वें घर में, एक तीसरे घर में, इसके फल में अशुभता आ गई, अशुभ फल लिखा होगा, क्या लिखा है? कर्क में बुध को पापी, ठीक है। मंगल को देखिए, मंगल एक त्रिकोण में एक केंद्र में, मैंने बताया ना, किसी भी ग्रह की एक राशि केंद्र में और एक त्रिकोण में हो तो विशेष योग कारक हो जाता है, तो यहाँ पर मंगल विशेष योग कारक है। वृष लग्न में शनि विशेष योग कारक है,
इसके बाद किधर चल रहे थे? गुरु। गुरु को देखिए, एक राशि इधर है त्रिकोण में, एक राशि षष्ठ में, त्रिषडायश होने के कारण अच्छा फल नहीं देगा। क्या लिखा है? पापी। 3, 6, 11 है तो अशुभ फल ही बोलना है, चाहे दूसरी राशि कितने भी अच्छे भाव में, ठीक है। और कहाँ से? शुक्र। शुक्र को देखिए इधर त्रिषडायश है, 11वें भाव का स्वामी है, वो भी अच्छा फल नहीं होगा, अशुभ फल होगा। इसके बाद शनि को देखिए, शनि प्रबल मारक है, एक भाव सप्तम में, एक भाव अष्टम में, प्रबल मारक। इस प्रकार से सभी का मिलान कर सकते हैं। सारणी बनी हुई है, उस सारणी को याद ही कर लेना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कुंडली खोलते के साथ ये सब नहीं बनाया लिखा जाता है, तो देखते ही समझ में दिमाग में पहले से बैठा रहता है, तब बात बनती है, ठीक है। सोचेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। याद रहना चाहिए, और याद ही नहीं, अभ्यस्त होना चाहिए उसका बढ़िया से, केवल कंठस्थ नहीं बल्कि अभ्यस्त होना चाहिए। तुरंत पूछा जाए कर्क के लिए शनि, तुरंत निकले प्रबल मारक, वृष के लिए शनि विशेष योग का, तुरंत निकले, तब समझिए कि आप कुंडली देखने के लिए आप अभ्यस्त में तैयार हैं। बिना तैयारी के जाएंगे तो धोखा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब 12 लग्नों के जन्म का जो फल है उसको देखते हैं, फिर ये आज की कक्षा खत्म हो जाएगी। ये भी पूरा देखने की जरूरत नहीं है, जैसा बातों पर पहले ही बता चुका हूँ, जैसा राशि फल है वैसा ही ये है। ये तब ज़्यादा घटता है जब चंद्रमा थोड़ा कमजोर होता है, और विशेष रूप से शारीरिक संरचनाओं में ये चीज़ें ज़्यादा घटेंगी। चंद्रमा का जो राशि फल है वो मानसिक संरचनाओं में ज़्यादा घटेंगे, ठीक है। मेष लग्न का फल देखिए, आपका जन्म मेष लग्न में होने से आप दयालु होंगे और जीवंत व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, खुल के जियो। हालांकि बहुत आक्रामक स्वभाव होने से अनेक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, स्वभाव में आक्रामकता होगी। मित्रों से, परिजनों से सामंजस्य बनाने में भी परेशानी होगी। क्यों? मंगल सेनापति, सेनापति की राशि, सेनापति क्या? फॉलो द रूल। अब घर थोड़ी उनका, घर के मेंबर उनकी सेना है, अपना सेना बनाओ, अपना रूल फॉलो करवाओ, अपने घर में अपना रूल फॉलो करवाएगा, बात कैसे बनेगी। और परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की शक्ति से संपन्न होंगे। सेनापति का विशेष गुण होता है, जैसी परिस्थिति होती है वैसा निर्णय लेता है। योजना बनाने की योग्यता रखने वाले, गतिशील और रचनात्मक, निडर, खरे, महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी, दूसरों के लिए संकट उठाने वाले। सेनापति अपने लिए थोड़ी लड़ता है, दूसरों के लिए लड़ता है, देश समाज जिसके लिए जरूरत होती है उसके लिए लड़ता है। गतिशील, रचनात्मक, सब हो गया ना। वास्तविक एवं स्वतंत्र, स्वतंत्रता प्रिय, साहसी, जीवनीय शक्ति से परिपूर्ण। मेष लग्न वालों में जीवनी शक्ति बहुत होती है, जीवनी शक्ति से परिपूर्ण, स्वीकारात्मक, प्रचुर ऊर्जापूर्ण। अग्नि तत्व की राशि है मेष, मेष सिंह और धनु, मेष सिंह धनु पूर्व भाग, ये तीनों पूर्व में होते हैं, ये तीनों ही अग्नि तत्व की राशि हैं, मेष सिंह और धनु। बहुत ऊर्जा होती है इन लोगों के अंदर, बहुत। तो ये तीनों जो है, इन तीनों में ये बातें होंगी। कौन सी बात, कहाँ पहुंच रहे हैं? प्रचुर ऊर्जा वाला, ये तीनों में मिलेगा, है ना। फिर वीर, अग्रणी, आगे रहने वाले, सेनापति आगे ही रहता है। स्कूल में बैठेगा तो फर्स्ट बेंच में बैठेगा, फर्स्ट बेंच के लिए झगड़ा कर लेगा, दूसरे में नहीं, पहला चाहिए। फिर कला, भव्यता एवं सुंदरता से प्रेम करने वाले, उद्यमी, नेता और बलशाली होंगे। मेष लग्न होने से आपको मानव सहयोगी जीव जंतुओं से विशेष प्रेम एवं लगाव रहेगा। कुत्ता पाल लिए, बकरी पाल लिए, गिलहरी पाल लिए, बिच्छू पाल लिए, कुछ ऐसे जीव जंतुओं को लेकर के, तोता पाल लिए। पहले भी आप लोग देखेंगे आखेट जो होते थे उनके ऊपर पास कुछ न कुछ, अब देखिएगा फिल्मों में भी देखने को बहुत सारा मिलता है, वो कुछ न कुछ अपने पास रखता है सेनापति, कुछ जीव जंतु ऐसे पाल करके, है ना। विशेष लगाव रहेगा। आप जिसे अपना मानेंगे उनकी प्राणपन से सेवा व रक्षा करेंगे। ये मेष लग्न का फल है। अब इसमें समझना समझाना ऐसा कुछ है नहीं, सरल भाषा में लिखा हुआ है, पढ़िए, चिंतन करिए और याद कर लीजिए। याद किए बिना बात नहीं बनेगी। प्रश्नकर्ता के सामने किताब को थोड़ी पढ़ेंगे, पढ़ के सुना देता हूँ, कहेगा किताब ही हमको दे दीजिए, आप छोड़िए पढ़िए। क्यों? वृष लग्न की बात करते हैं, थोड़ा सा एक और पढ़ देता हूँ, एक और पढ़ देता हूँ। वृष लग्न में जन्म लेने वाले प्रसन्नता, प्रेम, सुंदरता और संगीत के प्रति रुचि रखने वाले होते हैं। शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि है। और शुक्र कैसा है? प्रसन्न। सभी ग्रहों में सबसे तेज, सूर्य को छोड़ दीजिए, चंद्रमा को छोड़ दीजिए, सभी ग्रहों मतलब सभी पंच तारा ग्रहों सबसे तेज शुक्र चमकता है।
आकाश में एकदम भव्य मस्त, है ना। ये सभी उसके ही गुण हैं। प्रेम, सुंदरता, फैशन, संगीत, ये सब शुक्र के गुण हैं। अच्छा भोजन, ये सब शुक्र के गुण हैं। सजग, अपरिवर्तनशील दृष्टिकोण वाले, उदार, आत्मनिर्भर, शांत और धैर्यवान, ये सभी किसके गुण हैं? वृश्चिक लग्न के गुण हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो मिली, सजग, अपरिवर्तनशील दृष्टिकोण, उदार, आत्मनिर्भर, शांत और धैर्यवान, ये किसका गुण है? ये गुण वृष राशि का है। वृष का होता है बैल, उसमें ये सभी गुण होते हैं। पूरे विश्व का भरण पोषण करना। खेती कौन करता है? बैल ना हो तो खेती नहीं हो, वही खेती करता है। उदार कितना, सिंह है पर प्रयोग नहीं करता है। एकदम ही कुछ हो तब की बात अलग है। उदारता कितनी, अब देखिएगा छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, वो साथ में वो करता रहता है। कई सारे ऐसे आपको देखने सुनने को मिलेंगे। घर के परिवार के लोग भी नहीं करते हैं, छोटा बच्चा भी जा रहा है, घर का है तो कुछ नहीं, उसमें पर्याप्त उदारता हो। अनजान में भी छोटे बच्चों को कुछ नहीं करता है। जैसे अन्य कुछ दुष्ट प्रजाति के जीव जंतु होते हैं उसकी तरह नहीं है। ठीक है, और ये सभी चीजें उसी के हैं, उसी का ही है। सजग, अपरिवर्तनशील दृष्टिकोण। अपरिवर्तनशील दृष्टिकोण तो होगा ही, सामने ऐसे लगा रहता है उसको एक ही तरफ देखना है, उसको अभ्यास ही वैसा करा दिया जाता है। हाँ, आत्मनिर्भर, शांत, धैर्यवान, ये सभी उसके गुण हैं। फिर वे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, दानशील होते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते, दानशील होते हैं, त्याग व क्षमा की भावना से परिपूर्ण होते हैं, असाधारण सहन शक्ति से संपन्न होते हैं। मालिक पीछे लगाता रहता है, ये क्रोध नहीं करते। कितनी सहन शक्ति है ना। और क्रोध को लंबे समय तक कायम न रखने वाले, ये सभी जो है इसकी इसी का गुण है, इस राशि का। भोजन के शौक के लिए तो शुक्र का गुण आ गया, शुक्र की राशि है इसकी। प्रेम में ये शुक्र का गुण आ गया। शिष्ट, उदार हृदय, दृढ़ इच्छा शक्ति, विश्वसनीय, सतर्क, कल्पनाशील, ये सब शुक्र के गुण आ रहे हैं। विस्तृत, सौम्य, शांत, स्नेहशील, भावमय, विवेकी, आंतरिक बल से परिपूर्ण, ये सभी शुक्र का गुण है। ठीक है, दृढ़, व्यावहारिक, दृढ़, विश्वास पात्र, कलात्मक और बहुत उद्यमी, ये सभी शुक्र के गुण आ गए। ठीक है, और वृष राशि दक्षिण दिशा की राशि है, तो उसके भी जो गुण हैं वो सब दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो जितना भी है वो सब देखना चाहिए। कौन सा तत्व है, किस राशि के अंदर आता है, आकाश में कैसी बनावट है, दिशा कैसा है, उन्हीं सब के आधार पर ये फल लिखा गया है। इस फल की जो चाबी है वो पहले आपको पकड़ा दी गई है, बाद में आप इधर उधर न भटकें, इसलिए ऋषि मुनियों ने सब फल लिख दिया है ताकि भटकाव ना हो। इन सब को आप उन सबसे रिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लग्नों के फल हो गए और लग्नों का जो स्वामित्व है वो हो गया, किस भाव से क्या विचार करते हैं ये हो गया। इस प्रकार आज की जो कक्षा है 14वें दिन की कक्षा, उसको हम लोग आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। 15वें दिन की कक्षा में हम लोग ग्रहों का भाव फल पढ़ेंगे, और ग्रहों का भाव फल बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले भी बताया था, कई सारे हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है कि भाव फल अगर अच्छे से आ गया ऐसे व्यक्ति को ज्योतिषी मान लेना चाहिए। कई सारे ऐसे पूर्वाचार्यों ने कहा है, तो वो भाव फल अब कल आने वाला है। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठेगा तो क्या फल होगा। जैसे यही कुंडली है, सूर्य यहाँ है, सूर्य का दशम भाव में क्या फल होगा, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इधर आ जाएंगी। तो हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, 15वें दिन की कक्षा में कल। तब तक के लिए जय श्री नारायण। ये अच्छा लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं, और न लगे तो शेयर नहीं भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। जय श्री नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।